नमस्कार। स्वागत है रंगरेजी में डॉक्टर रजनैदवंशी के साथ। कैसे हैं आप? कैसा चल रहा है जीवन? अच्छा ही चल रहा होगा, पूरी उम्मीद है मुझे। क्या सुनेंगे आप? आज मैं जो आपको सुनाने वाली हूँ वो बहुत ही मेरी ताज़ा तरीन कृति है। इतनी ताज़ा कि आपने कहीं सुनी नहीं होगी, कहीं पढ़ी नहीं होगी, क्योंकि मैंने कहीं डाली ही नहीं है, कहीं पोस्ट ही नहीं की है। तो आपके लिए मैं लेके आई हूँ एकदम नई कहानी अपनी लिखी हुई। अच्छा, इस कहानी की एक ख़ास बात है। क्या ख़ास बात है वो मैं आपसे अंत में बातें करूँगी, क्योंकि थोड़ी सी लंबी है, वो ज़रूरी है, यानी कहानी सुनाना आपको ज़रूरी है। और अगर समय बचेगा तो इसकी जो ख़ास बातें हैं, दो चार बातें, वो बाद में कर ली जाएंगी। कहानी सुनिए। कहानी का शीर्षक है कमज़ोर दरख्त। दरख्त माने होता है पेड़, कमज़ोर दरख्त। यूनिवर्सिटी के पार्क में अमलतास की लताओं के बीच पड़ी वो हरी बेंच तनु और तनवीर की फेवरेट प्लेस थी। मौका मिलते ही दोनों वहीं जूते उतार कर, पैर ऊपर कर घंटों बतियाते थे और कभी कभी बिना बोले ही बस हाथ पकड़कर ऊँघने की दशा में समय गुजार देते थे। तनु और तनवीर कब मिले थे दोनों को याद नहीं, क्योंकि तनु तनवीर की बहन आयशा की बैचमेट थी और बचपन के किंडरगार्टन से यूनिवर्सिटी में दोनों साथ ही रहे। बचपन से तनु और आयशा का एक दूसरे के घर आना जाना था। तनवीर आयशा से केवल 2 साल बड़ा था, लेकिन बड़प्पन कुछ ज़्यादा ही था। इसलिए तनु और आयशा के साथ खेलने वेलने का तो नहीं, हाँ डांटने का एक रिश्ता था, तनवीर का और तनु का। तनवीर का वो अलहदा रहना तनु को अखरता नहीं था, बल्कि अच्छा लगता था। बचपन में इसलिए क्योंकि वो डांट से बच जाती थी, और बड़े होते हुए तनु को लगता था कि तनवीर की उपस्थिति उसमें अजीब सी कैफियत पैदा करती है। कैफियत माने होता है परेशानी, बेचैनी। तनवीर को देखते ही तनु की हथेलियों में पता नहीं क्यों पसीने से छूट जाते थे। हमेशा कतराती तनु तनवीर से बचती कटती रहती थी, लेकिन बिना एक झलक देखे चैन भी नहीं पड़ता था। कोई ना कोई बहाना करके जब तक तनवीर घर ना आ जाए, तनु आयशा के ही घर पे रहती थी। तनु और आयशा बहुत पक्के दोस्त हैं। फ्रॉक से कुर्ते शरारे तक का सफ़र दोनों ने साथ में तय किया था। दोनों को पता होता था कि दोनों के जीवन में क्या चल रहा है। अब आयशा को समझ में आने लगा था कि तनु तनवीर को देखते ही छुई मुई क्यों बन जाती है। इधर तनवीर ने भी तनु की कैफियत को समझना शुरू कर दिया था। लड़कों का टीनेज चूँकि लड़कियों से ज़्यादा अजीब होता है, लिहाजा तनवीर भी तनु की उपस्थिति में असहज होने लगा था। अब वो डांट का सिलसिला तो ख़त्म होता जा रहा था। हाँ, थोड़ी बहुत बात होती थी, वो भी काफ़ी सलीके से। तनु और आयशा के घर दूर दूर थे और अलग अलग भी। तनु के माँ पिता पेशे से टीचर थे और एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार की तरह 5 लोगों का परिवार था। वहीं आयशा रईस परिवार की पैदाइश थी। शहर के जाने माने डॉक्टर, पिता और माँ थी सोशलाइट। हालांकि इस बात का असर तनु, आयशा और तनवीर की अपनी दोस्ती वाली ज़िंदगी पे कभी पड़ा नहीं। आयशा की माँ और पिता ने हमेशा ही तनु को बहुत स्नेह दिया, लेकिन बचपन के ज़माने गुजर गए थे। तनवीर को देखते ही लाल पड़ जाने वाली तनु अब तनवीर आलम की बेस्ट फ्रेंड थी, और बेस्ट फ्रेंड आयशा दोनों के बीच का ब्रिज। तनवीर और तनु ने कभी नए ज़माने की रस्म यानी प्रपोज और कमिटमेंट तो नहीं किया, लेकिन कब उनकी रूहों ने एक दूसरे का हमसफ़र बनने का वादा किया, ये दोनों को पता ही नहीं चला। यूनिवर्सिटी में तीनों ने अपने पसंद के अलग अलग कोर्सेज में दाखिला लिया। तनवीर आलम साहब डॉक्टरी के पढ़ाई में व्यस्त हो गए, तो तनु आर्किटेक्चर में। आयशा को सिंपल ग्रेजुएशन करना था। बचपन की वो मासूम और अल्हड़ शख्सियतें कब खूबसूरत नौजवानों में तब्दील हो गई, माँ बाप को भी पता नहीं चला। वो तो जब डॉक्टर तनवीर आलम के रिश्ते आने लगे, तब बड़े डॉक्टर यानी अब्बाजान को पता चला कि छोटे मियाँ तरक्की कर रहे हैं। माशाअल्लाह डॉक्टर तनवीर आलम 6 फीट लंबे बहुत ही हैंडसम डॉक्टर थे। लिहाजा माँ को तो बहू के रूप में जन्नत की हूर चाहिए थी। इधर अब्बा और माँ की ख्वाहिशों से बेपरवाह डॉक्टर तनवीर आलम अपनी बचपन की दोस्त तनु से बिना बोले ही ये वादा कर चुके थे कि शरीके हयात तो वो तनु को ही बनाएंगे। शरीके हयात माने काउंटर पार्ट, स्पाउस। खूबसूरती का सपना सबका अपना एक पैमाना होता है।
खूबसूरती का सबका अपना एक पैमाना होता है। जो दिल में समा जाए वही खूबसूरत, वरना अच्छा रंग और दिलकश नक्श भी आंखों को भाते नहीं हैं। तनु और तनवीर बाहरी दुनिया की सोच और रवायतें ताक पर रखकर अपना रूहानी इश्क परवान चढ़ा रहे थे। वहीं बड़े डॉक्टर साहब और अम्मी जान ने रिच एंड ब्यूटीफुल लड़कियों के फोटो ताश के पत्तों की तरह फेंकना शुरू कर दिया था। सबसे दिलचस्प था आयशा का स्टैंड, जिसने दोनों तरफ की राजदारी ले रखी थी। डॉक्टर तनवीर अब अपनी मेडिसिन के अंतिम साल में थे और तनु ने बस तनवीर का इंतज़ार करने के लिहाज से पोस्ट ग्रेजुएशन में दाखिला ले लिया था। आयशा को कंपटीशन देने का ख्याल आ गया था। तीनों अपनी उम्र के उस पड़ाव में थे जहां अगर जेब में रुपए हों तो सब हरा ही हरा दिखता है। माने तीनों को लगता था कि जिसकी तलाश है वो मिल ही जाएगा, लेकिन वक्त और किस्मत ही तय करते हैं कि किसको क्या मिलेगा। उस शाम बड़े डॉक्टर साहब ने तनवीर को डिनर टेबल पर हिदायत दी कि कल सुबह एक लड़की देखने जाना है, समय पर तैयार रहें। डॉक्टर तनवीर के हाथ से बिरयानी का सर्विंग स्पून गिरते गिरते बचा था। हलक सूख गया, जुबान तालू से चिपक गई। चूंकि अब तक अब्बा जान से कभी रूबरू बैठकर किसी मसले पर बात ही नहीं हुई, हमेशा अब्बा जो कहते थे जी अब्बा जान कहकर तनवीर मानते आए थे। लिहाजा आज इतने बड़े मुद्दे पर बड़े डॉक्टर साहब छोटे डॉक्टर साहब से रायशुमारी करेंगे, यानी कोई डिस्कशन करेंगे, ऐसी कोई ज़रूरत समझी नहीं गई। फरमान सुनाकर बड़े डॉक्टर तो नैपकिन से हाथ पोंछकर टेबल से उठ गए थे, लेकिन तनवीर का वो उड़ा रंग अम्मी की नज़रों से छुप नहीं पाया था। हमारे कमरे में आइए कहकर अम्मी ने तनवीर को जैसे सांस दे दी थी। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया तनवीर कि तनु हमारे घर की बहू बन सकती है? हाँ ठीक है कि वो आप दोनों की अच्छी दोस्त है, लेकिन रिश्ते बराबरी में किए जाते हैं। कोई जानता भी है तनु के वालिद कौन है? आपने इतना बड़ा फैसला लेने से पहले हमारी राय की ज़रा भी परवाह नहीं की। तनवीर की माँ बंद कमरे में बरस रही थी और तनवीर बस जैसे गिड़गिड़ा ही रहा था। आज उस माँ से बहस करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, जिससे हमेशा बस एक लाड़ का रिश्ता रहा। उस दिन बहुत देर तक जब तनवीर पार्क की बेंच पर नहीं आया तो तनु गुस्से में मेडिकल कॉलेज ही चली गई थी। वहाँ जाकर पता चला कि डॉक्टर तनवीर आज कॉलेज आए ही नहीं है। मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा था और आयशा का आउट ऑफ रीच जा रहा था। ऐसा अमूमन होता नहीं था, सो तनु ने रिक्शा किया और जा पहुंची तनवीर के बंगले पे। वहाँ स्टाफ ने बताया कि सभी लोग सुबह सुबह कहीं निकल गए हैं कार से। ऐसा पहली बार हुआ था कि तनु को तनवीर के अगले दिन के शेड्यूल का पता नहीं था। तनु की छठी इंद्रिय बहुत शोर करने लगी थी कि कुछ तो ठीक नहीं है। अगली दोपहर तनवीर का कुम्हलाया चेहरा तनु को बेचैन कर गया। उसी बेंच पर जहां दोनों ने अपने भविष्य के सपने देखे थे, तनवीर ने तनु को बताया कि पिछले दिन उसे लड़की देखने जाना पड़ा क्योंकि अब्बा से बात करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई और माँ ने तनु और उसके परिवार के विषय में क्या कुछ कहा वह तनु को बता नहीं पा रहा था, लेकिन तनु को समझ में आ रहा था। तनु की तो जैसे दुनिया ही लुट गई। सारे सपने, सारे जज्बात एक झटके में बिखर से गए थे। किसी तरह उसने अपनी रुलाई रोक के पूछा था, लड़की पसंद आ गई? तनवीर ने कातर स्वर में जवाब दिया, अभी कुछ कहा नहीं है। कुछ कहोगे? तनु ने अचानक खड़े होकर शांत और लगभग कठोर स्वर में पूछ लिया था। तनवीर हड़बड़ा सा गया था तनु के इस सवाल पर। मतलब? इतना ही पूछ पाया था तनवीर। मतलब यह डॉक्टर तनवीर आलम कि कुछ तो अब किसी से कहना ही पड़ेगा। या तो अब्बा से कहो कि तुम मुझसे इश्क करते हो और निकाह करना चाहते हो, या उस लड़की से कह दो कि तुम मुझसे निकाह करने को राज़ी हो। दो लड़कियों को कंफ्यूज रखने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। तनु तल्ख हो चली थी। और हाँ डॉक्टर तनवीर आलम, अगर अपने अब्बा अम्मी से मेरे परिवार की हैसियत पर बहस करने का जिगर हो तो बात करना, वरना तुम्हारे दबाव में आकर अगर तुम्हारे माँ बाप ने हाँ कर दी लेकिन मेरे माँ पिता का अपमान किया तो यह मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तनु के कोमल चेहरे पर क्रोधित भावनाएं अंगारे सी दहक रही थीं। तनु यहीं रुकी नहीं थी। उसने अपनी किताबें समेटते हुए कहा, सुनो डॉक्टर तनवीर आलम, आयशा और तुम्हारा क्या स्टैंड है मेरे लिए, मुझे ये कल ही समझ में आ गया था। पहले पड़ाव पर ही तुमने और आयशा ने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिए। इससे बड़ा क्लू क्या हो सकता है मेरे लिए? तनवीर कोई सफाई देने में भी नाकामयाब रहा।
बस इतना कह पाया, तनु समझो मेरी मजबूरियों को। तनवीर का ये लफ्ज़ अंदर तक तनु को चीर गया था। तनु ने अपना बैग कंधे पर डाला और तनवीर की तरफ मुखातिब होते हुए बोली, अच्छा हुआ डॉक्टर तनवीर आलम कि तुम कल डटकर खड़े नहीं हो पाए। जब एक तेज़ हवा का झोंका तुम्हें हिला गया तो भविष्य की आंधियों में तुम कैसे मेरे साथ खड़े रहोगे, मेरा साथ दोगे और मुझे प्रोटेक्ट करोगे। और मैं एक कमज़ोर दरख्त के नीचे अपना जीवन गुजार नहीं सकती। ऑल द बेस्ट डॉक्टर तनवीर आलम, खुश रहिएगा। कैसी लगी कहानी आप ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट्स में, जैसा कि आप हमेशा बताते हैं। मैंने आपसे कहा था कि इस कहानी की एक ख़ास बात है। ख़ास बात यह है कि अक्सर मैं आपसे कहती हूँ कि मेरी कहानियों में मेरी कल्पनाशीलता और सच्चाई का मिश्रण होता है। वैसे भी किसी भी लेखक के लिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो वैक्यूम से यानी शून्य से कुछ उठाए और लिख डाले। उसके लिए धरातल में, यथार्थ में उसके पास कुछ सूत्र होना बहुत ज़रूरी होता है। तो कुल मिला के ये कहानी सच्ची है। और दूसरी ख़ास बात यह है कि मैंने एक बार आपसे कहा था कि मुझे हैप्पी एंडिंग करना बहुत पसंद है, लेकिन आज इस कहानी की हैप्पी एंडिंग मैं कर नहीं पाई। करना चाह रही थी या नहीं ये मुझे नहीं पता, क्योंकि जब मैंने लिखना शुरू किया था तो मैं बस वो लिखती जा रही थी जो मैंने देखा था और महसूस किया था। कहानी के अंत तक आते आते एक बार तो मुझे लगा था कि अपनी रचना धर्मिता का पूरा प्रयोग करते हुए मैं इसको खुशहाल अंत दूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, लाइफ इज़ नॉट ऑलवेज बेड ऑफ रोजेज़। इफ़ देर आर थॉर्न्स देर आर रोजेज़ ऑल्सो, इफ़ देर आर रोजेज़ देर आर थॉर्न्स ऑल्सो। मतलब जीवन अच्छे बुरे का मिश्रण है। और जो मुझे ये तो है ही कि आप हर टाइम आपको अच्छा नहीं मिलता। एक और जो ज़रूरी चीज़ मुझे लगी, मैंने जब इस को देखा था तो मुझे अपनी नायिका का, जो मेरी हीरोइन है इस कहानी की, उसका स्टैंड अपने लिए और अपने परिवार के लिए बहुत अच्छा लगा था। अपनी सालों की मोहब्बत को दरकिनार किया उसने अपने स्वाभिमान के लिए और अपने परिवार की मान सम्मान के लिए। ये मुझे बहुत भाया था। तो मुझे लगा कि मुझे इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, एज इट इज़ रख देना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस कहानी के पूरे स्क्रिप्ट पर? कैसी लगी कहानी? मतलब वही है। और अंत आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। क्या मुझे चेंज करना चाहिए था, मुझे ये भी बताइएगा। आपकी टिप्पणियों का हमेशा मुझे इंतज़ार रहता है, इस बार भी रहेगा। दूसरी एक चीज़ बहुत ज़रूरी, चलते चलते एक टेक्निकल चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोग जानते हैं कि मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो रंगरेज़ी और रचना यदुवंशी के नाम से है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही मुझे पता लगा कि कुछ लोग मेरा चैनल सर्च करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको मिल नहीं पा रहा ईजीली। तो मैंने उसमें थोड़ा सा फेरबदल किया है। जो लोग मेरे नए श्रोता हैं, या अगर आप किसी को शेयर करें, किसी को बताएं मेरे चैनल के बारे में, तो बताइएगा कि सर्च इंजन में रंगरेज़ी बाय रचना यदुवंशी अगर आप डालेंगे तो मेरा चैनल सरफेस पे आ जाएगा। रंगरेज़ी बाय रचना यदुवंशी, याद रखिएगा, बताइएगा, शेयर करिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया है वो कर लीजिए, और जिन्होंने कर लिया है वो शेयर ज़रूर करें। मेरी चैनल की ग्रोथ जो है वो धीमी है, इसलिए क्योंकि अभी तक मैंने इसमें बाज़ार का कोई मसाला नहीं डाला है। ऑर्गेनिक ग्रोथ हो रही है, जो अपने आप जुड़ रहे हैं वो जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कहानी आपने इतने पेशेंस से सुनी। बहुत जल्दी इसी महीने, वादा करती हूँ आपसे, इसी महीने एक नई ताज़ा तरीन, बिल्कुल कोरी, निखालिस, ओरिजिनल आपके लिए मैं लेकर के आऊँगी। तब तक बने रहिए मेरी इस कहानी के साथ और अपनी टिप्पणियों को तुरंत भेजना शुरू करिए कि आपको कैसी लगी। मिलती हूँ अगली बार यहीं पर रंगरेज़ी में। नमस्कार।